Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing the series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language, that is Hindi and English, for explaining the topic. This is unit number 5, that is international relations, and within this unit number 5 this is chapter number 7, contemporary challenges in international relations. This is the last chapter of this unit. After that ये unit complete हो जाएगी. I have also completed unit number 1, that is political theory, and started unit number 2, that is political थॉट. सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी ऐसी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है. सो देर आर वेरियस चैलेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन विच आर टू बी एड्रेस, एंड जिसके एड्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस और कन्वेंशंस भी हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल चैलेंज है, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, migration, poverty, human rights violations. So these are the contemporary challenges in IR, और जिन्हें हमें इन इश्यूज़ को, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको मल्टीलेटरल, बायलेटरल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कैप्चर करना है, उनको एड्रेस करना इज़ इम्पॉर्टेंट. सो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस. जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपने देखा ही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का कैसे वॉर हो रहा है, हुआ, एंड अब तो सीज़ फायर के लिए कहा गया है दोनों साइड से. बट इंटरनेशनल टेररिज्म एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी चैलेंज, एक ऐसा इशू है जिसे एड्रेस करना ज़रूरी है. बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत सारा ह्यूमन की लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी किए जाते हैं. ठीक. सो इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि व्हाट इज़ टेररिज्म. सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस एम्ड एट डिस्टेबलाइजिंग द सिविल ऑर्डर और थ्रेटनिंग द टारगेटेड पॉपुलेशन और गवर्नमेंट. ये एक ऐसा वायलेंस है, मतलब वायलेंस का एक्ट ऑफ वायलेंस है जो किस लिए किया जाता है कि जो भी सिविल ऑर्डर है जो उसको डिस्टेबलाइज किया जा सके या गवर्नमेंट या पॉपुलेशन को डराया जा सके. सो टेररिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस विच इज़ एम्ड एट डिस्टेबलाइजिंग द सिविल ऑर्डर एंड थ्रेटनिंग द टारगेटेड पॉपुलेशन. ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई. अब यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल रिलेशंस टेररिज्म को कैसे डिफ़ाइन किया है. सो टेररिज्म इज़ एन क्रिमिनल एक्ट. तो यूनाइटेड नेशन ने टेररिज्म को क्या बताया कि ये क्रिमिनल एक्ट है विच इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर इन जनरल पब्लिक. ठीक है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है ये किस लिए किया जाता है, ये क्रिमिनल एक्ट किस इंटेंशन से किया जाता है कि जो जनरल पब्लिक है उसको प्रवोक किया जा सके और एक डर का माहौल फैलाया जा सके. और किसके बीच में, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में, इंडिविजुअल्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, और ये जो तरीका है ये बहुत ही अनजस्टिफिएबल है. ठीक है, सो आई होप आपको यूनाइटेड नेशन की ये जो टेररिज्म की डेफिनेशन है ये समझ में आई होगी. अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ टेररिज्म क्या हैं. ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेररिज्म. सो सबसे पहला जो टाइप है वो है पॉलिटिकल टेररिज्म. पॉलिटिकल टेररिज्म मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में वायलेंस करना जो कि क्या कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके या डीथ्रोन कर सके किसको, इस्टेब्लिश पॉलिटिकल रिजीम को. तो जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल रिजीम है या सोशल ऑर्डर है उसको पूरी तरह से, ये पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको इस्टेबलाइज करने का तरीका है. ठीक है, इसका एम क्या है कि जो पॉलिटिकल पावर है उसको कंट्रोल में लाना. किस तरह, पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में करने का बाय यूजिंग द एक्सट्रीम वायलेंस. जैसे कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, PLO जो है, पैलेस्टीन में जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या इरिश रिपब्लिक आर्मी है, ये क्या करती है, ये वायलेंस करते हैं. और ये किस लिए कि हमें पॉलिटिकल पावर मिल सके, और उस पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए जो है ये वायलेंस का यूज़ करती हैं. तो इसको हम बोलते हैं, ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉलिटिकल टेररिज्म. आई होप आपको ये समझ में आएगा ना. सेकेंड इज़ एथनिक टेररिज्म. अब एथनिक टेररिज्म क्या होता है कि वायलेंस किया जाता है ताकि एथनिक डोमिनेंस
क्रिएट किया जा सके। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया था, ये ज्यूज़ का वो हॉलोकॉस्ट करता था, परसिक्यूट करता था ज्यूज़ एथनिक कम्युनिटी को, और ज्यूज़ कम्युनिटी को परसिक्यूट करने के बाद वो अपनी को जो है अपनी एथनिक डोमिनेंस करना चाहता था। तो ये क्या था, एक टाइप से एथनिक टेररिज्म था। फिर थर्ड टाइप इज़ रिलीजियस टेररिज्म जैसे कि अभी जो पाकिस्तान करता है, या तालिबान, ISIS, हिजबुल्लाह, अल-कायदा, ये क्या है, ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और ये अपने इस्लाम को फैलाने के लिए ये इनका गलत तरीका है कि अपने डिग्निटी, जो अपने उनके रिलीजन है या उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए वो अपनी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होते हैं और टेररिज्म एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलीजियस टेररिज्म। सो जो अभी वॉर हो रहा है था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिलीजियस टेररिज्म। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। फिर उसके बाद देखिए एक होता है स्टेट टेररिज्म। स्टेट टेररिज्म क्या होता है कि जब व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट रिजॉर्ट टू वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म टू एलिमिनेट द पॉलिटिकल अपोजिशन टू एस्टैब्लिश इस टोटल कंट्रोल। तो स्टेट टेररिज्म क्या होता है कि जब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है, वो वायलेंस करने लगे और वो एक्सट्रीमिज़म को अपनाने लग जाए, वायलेंस करने लग जाए। क्यों? ताकि उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी स्टैंड अप ना हो, उसे कोई अपोज ना कर सके और उसे पॉलिटिकल पावर से हटा ना सके। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट खुद ही क्या करने लग जाए, वायलेंस करने लग जाए, तो वो क्या कहलाता है, स्टेट टेररिज्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे कि USSR में जब जोसेफ स्टालिन थे, या चाइना में जब माओ जेडुंग थे, तो ये जो है अपनी पॉलिटिकल पावर को रिटेन करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट में कोई दूसरी अपोजिशन पॉलिटिकल पावर ना आए, तो इस वजह से उन्होंने वायलेंस का यूज़ करने लग गया। तो दिस एग्जाम्पल इज अ टाइप ऑफ स्टेट टेररिज्म। सो आई होप आपको टेररिज्म समझ में आएगा कि टेररिज्म क्या है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये क्या है, एक्ट ऑफ वायलेंस है। किस लिए? टू थ्रेटन द टारगेटेड पॉपुलेशन, और द गवर्नमेंट को या पॉपुलेशन को थ्रेटन करने के लिए, डराने के लिए, एक टेरर फैलाने के लिए। ये इंटरनेशनल टेररिज्म है। टेररिज्म वर्ड ही कहाँ से आया, टेरर से आया है। ठीक है, मीन्स डर फैलाना। अब इसके हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पॉलिटिकल टेररिज्म देखा, उसका एग्जाम्पल भी हमने PLO और IRA देखा। फिर एथनिक टेररिज्म, लाइक जर्मनी में हिटलर्स ने जो किया था, या LTT ईस्ट डिमांड फॉर सेपरेट तमिल स्टेट। फिर हमने रिलीजियस टेररिज्म देखा, जिसमें कि अल-कायदा, ISIS, हिजबुल्लाह, तालिबान, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस टेररिज्म ग्रुप, जो कि रिलीजियस टेररिज्म को फैलाते हैं। स्टेट टेररिज्म हम लोगों ने देखा। एंड द लास्ट टाइप इज़ इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि इन्वॉल्व सिटीजन्स ऑफ मोर देन वन कंट्री एंड हैज़ ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट। जैसे कि 26/11 अटैक जो मुंबई में इंडिया में हुआ था, 26/11 का अटैक, ये क्या है, एक इंटरनेशनल टेररिज्म है, और इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा कंट्री के सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया गया था। ठीक, सो आई होप आपको टेररिज्म समझ में आया होगा, उसके टाइप समझ में होंगे। नाउ हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब ये टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्ट होते हैं, वायलेंस एक्ट होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रुप पे, पॉपुलेशन पे, या गवर्नमेंट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करती है, इट अंडरमाइंस द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन स्टेट। किसी भी नेशन स्टेट में जहाँ पे भी ये टेररिस्ट एक्ट होता है, वहाँ की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, अंडरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक तरह से वहाँ की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी अगर टेररिस्ट एक्ट होते हैं तो अंडरमाइंस होती है। ठीक है, थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, एक तरह से पूरे विश्व की शांति के लिए भी ये एक थ्रेट है, और एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये ह्यूमैनिटी, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब कोई भी टेररिस्ट एक्ट होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो गलत कर रहे होते हैं, सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये किसको टारगेट करते हैं, मासूम लोग को, निर्दोष लोग को टारगेट करते हैं। तो इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ठीक है, एंड इट इज़ अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। फिर टेरर ग्रुप्स जो होते हैं माइट गेन एक्सेस टू WMD मीन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और अगर इन्हीं टेरर ग्रुप्स को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक्सेस मिल जाए, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इनको मिल जाए, या केमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स जो लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके, अगर सपोज उनको इस टाइप के वेपन्स का एक्सेस मिल जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत लार्ज स्केल में जो है हार्म पहुंचा सकते हैं ह्यूमन बींग्स को। सो इसका एग्जाम्पल भी था कि जैसे जब टोक्यो में
जो है 1995 में केमिकल वेपन का यूज़ किया था टेरर ग्रुप्स ने, ठीक। फिर इसका और एक इम्पैक्ट क्या है कि स्ट्रेन्स एंड इवन ब्रेक्स डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट कि अगर सपोज ये टेररिस्ट एक्ट होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, सो इसमें क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान का कहीं कि सिर्फ ये टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें क्या है कि जो जो भी कंट्रीज़ के बीच में ये टेररिस्ट एक्ट होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टाइज कहीं ना कहीं टूट जाती हैं और के संबंध में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान में। फिर और क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेररिज्म का? इट इज़ अ रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अब जैसे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फैलाना चाहते हैं, तो एक तरह से ये रेडिकलाइज करना चाहते हैं, डिसमिनेट करना चाहते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को, ठीक है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब हम लोगों ने टेररिज्म क्या होता है ये देख लिया, उसके टाइप्स क्या हैं हम लोगों ने ये देख लिया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द वर्ल्ड इनिशिएटिव टू फाइट टेररिज्म, कौन से वर्ल्ड इनिशिएटिव लिए गए हैं इन टेररिज्म को फाइट करने के लिए। सो सबसे पहले यूएन ने अडॉप्ट किया है यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बाय जनरल असेंबली इन 8 सितंबर 2006 में। सो 2006 में यूएन ने एक यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इसको जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, किस लिए? टू इन्हांस द नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जा सके, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने ये एक यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। अब इसके 4 पिलर्स थे। अब क्या क्या 4 पिलर्स थे इसको देखिए। सबसे पहले इट एड्रेस द कंडीशंस कॉन्ड्यूसिव टू द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। इस जो स्ट्रैटेजी थी इसमें ये चीज़ देखना था कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि टेररिज्म को फैलाने में मदद कर रहे हैं और ताकि उन कंडीशंस को एड्रेस किया जा सके। सेकेंड पिलर जो था वो टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट टेररिज्म। टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए और उसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत थी, तो वो देखा गया। थर्ड पिलर जो था एक्ट टू बिल्ड स्टेट्स कैपेसिटी टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट टेररिज्म। टेररिज्म को बचाने के लिए, मतलब टेररिज्म को रोकने के लिए और उससे लड़ने के लिए स्टेट्स जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ इससे इसका एक इंडिया ने रिएक्शन दिया। अगर सपोज़ इंडिया कैपेबल नहीं होती, उसके पास ये आर्मी स्ट्रेंथ नहीं होती, मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है, एयरफोर्स स्ट्रेंथ या जो भी वेपन्स हैं या जो भी इसके पास रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये कैपेसिटी इंडिया के अंदर नहीं होती, तो क्या ये टेररिज्म को प्रिवेंट कर सकता है या कॉम्बैट कर सकते हैं? नहीं। सो इसीलिए ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, इसको इसलिए भी, तो इसका एक थर्ड पिलर ये था कि जो स्टेट है उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके ताकि टेररिज्म को वो प्रिवेंट कर सके और कॉम्बैट कर सके। फोर्थ पिलर था कि टेक एक्शन टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल एंड रूल ऑफ लॉ। ऐसे एक्शन लिए जा सके जो कि ये जो ह्यूमन के राइट्स हैं सभी के, उसको रिस्पेक्ट किया जा सके और ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जा सके और रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा सके। सो आई होप आपको ये जो यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव था ये आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ अदर इनिशिएटिव थे जैसे द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT। ये जो है इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 में, जब यूनाइटेड नेशन ने के 1 साल बाद, किस लिए कि किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए इंडिया ने ये CCIT को प्रपोज किया था। व्हाट इज CCIT? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर फिफ्थ पॉइंट कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी एक इंडेक्स है जो कि कौन रिलीज़ करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को रिलीज़ करती है और ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हैं वर्ल्ड में। तो जिसमें ये इंडिया का जो रैंक है वो 7th है वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री में, ठीक है। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ टेररिज्म, what are the types of the terrorism, what are the initiatives
टेकन बाय द वर्ल्ड टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट टेररिज्म। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें पॉइंट समझ में आ गई होंगी। एंड इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ना अब हम लोगों ने पहला इशू देखा जो कंटेम्प्रेरी इशू है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी कंट्रीज़ को मिलकर इन इश्यूज से लड़ना पड़ेगा। बिकॉज ये जो टेररिज्म है किसी एक कंट्री या किसी एक स्टेट में लिमिटेड नहीं है, दिस इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वाई वर्ल्ड इनिशिएटिव इज नेसेसरी टू कम्बैट सच टाइप ऑफ इशूज, टू एड्रेस सच टाइप ऑफ इंटरनेशनल इशूज। नाउ द नेक्स्ट इशू विच नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द वर्ल्ड इज क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, जो कि एक इंटरनेशनल एरेना में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो फॉरेस्ट कवर हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से, ट्रेड कॉमर्स बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट कवर हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये ऐसी हीट एमिटिंग गैसेस हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसे गैसेस हैं जिनका रिलीज़ बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसर्न है जिसको एड्रेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल रिलेशन में और एज अ होल पूरे वर्ल्ड में बहुत ही नेगेटिव रिपोकशंस होंगे। सो मैनी एफर्ट्स वर बीन टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब क्या क्या ये जो इशू है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कंसर्न, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ बनी, क्या कन्वेंशन बने, या कह सकते हैं कि क्या वर्ल्ड इनिशिएटिव्स थे, इसको देखिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस बने, जैसे सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। यूएन कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, जिसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट इज़ यूएनएप इस्टेब्लिश हुआ। तो यूएनएप का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1972, 5 जून 1972 में। कब? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम था, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जैसे कि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के चैप्टर में पढ़ाई था कि ये किस लिए, फिर ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया जो कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इश्यूज़ को भी एड्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर एक सेपरेट एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। कब? 5 जून 1972 में। सो इट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। फिर वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में। ये जो देखिए इसके जो नेम्स हैं और ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने माइंड में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब हुआ? 5 जून 1972 को। फिर वियना कन्वेंशन कब हुआ? 1985 में। ये किस लिए था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। तो उस ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन साइन की गई 1985 में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ कब? उसके 2 साल बाद 1987 में, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs वगैरह, इनको पूरी तरीके से हटाने, क्योंकि ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS हैं, दीज ODS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्रेशन। सो इसको पूरी तरीके से फेज आउट करने के लिए, हटाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 एंड 87, ये दोनों किस चीज़ से रिलेटेड थे? ओजोन लेयर से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले यूएनएफ बना स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में, फिर ओजोन लेयर की बात देखी हम लोगों ने, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर
अर्थ समिट, जो अर्थ समिट हुई थी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम ही देखिए क्या है, अर्थ समिट। अर्थ समिट मतलब कि ऐसी समिट बनाई गई जिसको जो अर्थ से रिलेटेड इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए। ये कहाँ पे हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें 5 डिक्लेरेशन थे, 5 डॉक्यूमेंट्स थे। एक तो रियो डिक्लेरेशन था जिसमें कि 27 प्रिंसिपल्स थे, जो कि ये बताते थे, ये सारे प्रिंसिपल, कि ह्यूमन कैसे अपने रोल को कर सकता है, ह्यूमन कैसे रोल कर सकता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एजेंडा 21, ये क्या था, एक एक्शन प्रोग्राम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये टू द पॉइंट है, आपको ऐसे एज इट इज़ ये पॉइंट्स को समझना है और माइंड में सेटअप करना है। सो अर्थ समिट कब हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में। फिर इसी के अंदर 5 डॉक्यूमेंट्स थे, एक रियो डिक्लेरेशन था जिसमें कि 27 प्रिंसिपल्स थे कि कैसे ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। एजेंडा 21 किस लिए था, कि एक ऐसा एक्शन प्रोग्राम था कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। फिर कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए उन प्रिंसिपल्स को बनाया गया था। फिर एक CBD हुई, एक कन्वेंशन हुई ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये किस लिए थी, ये पर्टिकुलर कन्वेंशन जैसे कि नाम ही था कि एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। जो भी इस ट्रीटी को साइन करता था उनके लिए ये बाइंडिंग था, ये लीगल बाइंडिंग था कि वो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज़ करें। फिर फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट था वो UNFCCC, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो UNFCCC था ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। सो ये कन्वेंशन किस लिए था, पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था क्लाइमेट चेंज को लेके। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती थी इन्वायरमेंट में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए UNFCCC आया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि अर्थ समिट जो हुई थी उसमें 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स को देखा गया, और वो 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे वो हम लोग ने देखे। अब जो है इम्पॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आई, 1997 में। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेरिस एग्रीमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस चीज़ों के लिए, देखिए ये सारे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके, उससे रिलेटेड वेरियस इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ये भी एक लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट थी डेवलप्ड स्टेट की। ये पॉइंट अपने दिमाग में सेट करिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उनके कमिटमेंट थी कि ग्रीन हाउस गैस को लिमिट करना, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, PFCs, SF6, इन सारे जो गैस हाउस ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। तो ये पूरी हटाना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़रूरी नहीं है, मीथेन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, बट अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने लग जाएंगी। सो इनके जो इमिशंस हैं उसको लिमिट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल था। ये एक लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट था डेवलप्ड स्टेट का, और ये किसके अंडर किया गया था, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CDR, ठीक है। कि ये सभी जो डेवलप्ड स्टेट्स थी उनकी ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन सबको एक डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि अकॉर्डिंग टू कौन कितना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मतलब इमिट कर रहा है और कौन कितना कैपेबल है उस चीज़ को लिमिट करने के लिए, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट कंट्रीज़ को दी गई थी, और ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट था डेवलप्ड स्टेट का। और ये कब आया, ये 1997 में आया, और इफेक्ट में कब आया, 2005 में। फिर पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2016 में साइन की गई, ये एग्रीमेंट क्या थी, ये भी एग्रीमेंट जो UNFCCC थी, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किस लिए था, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को लिमिट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए था। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट था इसने एक टारगेट सेट किया। ये कहाँ पे हुआ, पहली बात तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जब अर्थ समिट हुई तो उसके बाद हर 5-5 साल में
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कॉप समिट होने लग गए। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी 2016 में, उसमें पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें 126 स्टेट पार्टीज़ ने इसको साइन किया। अब इस पेरिस एग्रीमेंट के क्या एम थे, ये जो एम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो आपको पेरिस एग्रीमेंट के एम्स को समझना और उसको लर्न करना ज़रूरी है। सो पेरिस एग्रीमेंट का जो सबसे पहला एम क्या था, होल्डिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव इंडस्ट्रियल लेवल। देखिए जो पूरा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं करना था, ये पहला एम था। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ है, पूरा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़, वो हर जो बढ़ रहा है वो टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेल्सियस जो इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना था। सेकेंड एम क्या था, pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सो जब इंडस्ट्रीज़ नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है, अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल मीन्स कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो उससे पहले जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था और उसमें क्या इंक्रीज़ होता था उस हिसाब से उसके मतलब उसको एज अ बेंचमार्क सेट करके ये बोला गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसी पे लिमिट कर देना है, और 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। थर्ड, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू अडॉप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट हैं उनको अडेप्ट करना। ठीक, सो आई होप ये जो सेकेंड इशू है ये आपको समझ में आया होगा, और इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए ये भी आपको समझ में आएंगे। अब जो थर्ड कंसर्न था इन इंटरनेशनल रिलेशंस में वो क्या है, ह्यूमन राइट्स का कंसर्न। ठीक, सो ह्यूमन राइट्स क्या होता है, दोज राइट्स टू विच पीपल आर एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये वो राइट्स हैं जो इंसान को मिले हुए हैं, और ये राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, क्लास एंड अदर डिस्टिंक्शन। हर आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस रेस से बिलोंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती। क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हर एक इंसान को मिले हुए हैं और ये यूनिवर्सल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, दीज आर गारंटीड बाय लॉ। ये लॉ इसे गारंटी करता है, ट्रीटीज इन्हें लॉ गारंटी करती हैं, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जैसे कि मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच डिक्लेरेशन, यूएस बिल ऑफ राइट्स। सो ये जो इंटरनेशनल लॉ हैं इसमें ये ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब किया गया और वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया गया, और कोई भी वर्ल्ड में चाहे वो स्टेट हो या कोई भी हो इन ह्यूमन राइट्स को नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता इंसानों से। अब 3 जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इनको देखिए क्या क्या है। ठीक, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई कि कुछ ऐसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं जो इंसानों के पास उनका अधिकार है और वो उनसे छीना नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो इनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स कहते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एसोसिएशन एंड असेंबली, किसी का मूव करना, एसोसिएट करना, बनाना, असेंबली बनाना, या रिलीजियस फ्रीडम। तो ये क्या है, ये ऐसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट, जिसको ये ह्यूमन राइट्स हैं और इनको वी कैन नॉट टेक देम आउट। फिर सेकेंड जनरेशन किस पे जो राइट्स, अधिकारों से रिलेटेड जो सेकेंड जनरेशन राइट्स थे वो किस चीज़ पे फोकस करते थे, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को। जैसे राइट टू हेल्थ, ये क्या है, सोशल राइट्स है। राइट टू एजुकेशन, हर किसी को एजुकेशन पाने का अधिकार है, एक हेल्थ के लिए अधिकार है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सो दीज आर व्हाट, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, दीज आर द सेकेंड जनरेशन राइट्स। एंड थर्ड जनरेशन राइट्स, अब ये जो थर्ड जनरेशन राइट्स है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, कल्चरल राइट्स पे, जो माइनॉरिटी के कल्चरल राइट्स हैं, या इन्वायरमेंटल, जैसे सभी को एक स्वच्छ हवा लेने की, ब्रीथ करने की अधिकार है, ये नेचुरल राइट है। तो अब ये नहीं कि मनमर्जी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते चले जाएं, नहीं। ठीक है, सो राइट रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड राइट्स, सोशल जस्टिस से जैसे कि जेंडर और गे राइट्स। सो दीज आर द थर्ड जनरेशन राइट्स, तो जिनके बारे में इंटरनेशनल एरेना में डिस्कशन होता है और बात होती है, और ये कहा जाता है कि ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं, और इन सारे ह्यूमन राइट्स को देना और इन
ह्यूमंस को अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। सो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकेंड जनरेशन राइट्स एंड थर्ड जनरेशन है। नाउ अब क्या इनिशिएटिव लिए गए इंटरनेशनल रिलेशंस में इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया ऑन ह्यूमन राइट, UDHR। ये सब फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था ह्यूमन राइट्स पे। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया, जिसमें कि 30 आर्टिकल्स हैं और प्रियम्बल हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स क्या था? इसमें सारे ह्यूमन राइट्स जो 30 आर्टिकल्स और प्रियम्बल के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया। एक तरह से ये इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा था ऑन ह्यूमन राइट्स के। इसके दो पार्ट्स थे। एक पार्ट था इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो UDHR का एक पार्ट क्या डिस्क्राइब करता था कि क्या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, और दूसरा पार्ट क्या डिस्क्राइब करता था कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को डिफाइन करता था। UN ने अपनी एक रिपोर्ट दी 26 मई 2005 में, जिसमें कि क्या था उसका हेडिंग, इन लार्जर फ्रीडम टूवर्ड्स डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, कोफी अनन के द्वारा। जिसमें कि क्या हाईलाइट किया गया था कि पॉवर्टी एंड ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, ठीक, दीज आर द थिंग्स, ये इश्यूज़ थे जिसको हाईलाइट किया गया था ये UN की रिपोर्ट में, कि पॉवर्टी और ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया, कैसे ग्लोबल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का क्या इम्पैक्ट है, इम्प्यूनिटी, डेमोक्रेसी डेफिसिट्स क्या हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा वायलेट किए जाते हैं, बहुत सारी वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। सो दीज आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स। क्योंकि अगर देखिए, अगर पॉवर्टी होगी तो भी ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे। सो ये सारी चीज़ें देखी, तो अब आपको ये समझ में आ गया क्योंकि ह्यूमन राइट्स क्या है और उसके क्या डिफरेंट जनरेशन्स थे, और इंटरनेशनल रिलेशन एरेना में क्या इनिशिएटिव लिया गया। नाउ द फोर्थ इशू, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इशू क्या है, देखिए हम लोगों ने 4 इशू को एड्रेस किया है। पहले तो टेररिज्म देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्लाइमेट को देखा, क्लाइमेट चेंज, फिर अब हम लोगों ने थर्ड इशू ह्यूमन राइट्स को देखा। अब ये फोर्थ इशू है माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी का। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे इंटरनेशनल एरेना पे सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए इनिशिएटिव लेना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सेटलिंग परमानेंटली और टेम्परेली एट अ न्यू जोग्राफिकल रिलेशन, ठीक। तो माइग्रेशन मतलब क्या कि लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना, किस लिए, या तो वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए या टेम्परेरी कोई रीज़न की वजह से कि किसी न्यू जोग्राफिक लोकेशन में जाना, इसे माइग्रेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन। जब किसी कंट्री में लोग आके, सपोज इस कंट्री में लोग आके, बाहर के लोग आके रहने लग जाएं, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग इस कंट्री के हिसाब से, मतलब इस कंट्री के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन, ठीक है। और जब इस कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाने लगे तो इस कंट्री के लिए उससे हम क्या कह लेंगे, इमाइग्रेशन। एक होता है ई से स्टार्ट होता है और एक आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो आई होप आपको माइग्रेशन का मतलब समझ में आया होगा। नाउ अब सेकेंड टर्म है एक असाइलम सीकर। ये असाइलम सीकर मतलब क्या होता है, देखिए असाइलम सीकर कौन होते हैं, पर्सन हु इज़ सीकिंग रिफ्यूजी इन अनदर कंट्री ड्यू टू पॉलिटिकल, रिलीजियस और अदर फॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री। तो असाइलम सीकर वो लोग होते हैं जो लोग किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है वो रिफ्यूज़ी सीख करते हैं। रिफ्यूज़ी मतलब कि रहने के लिए उन्हें जगह चाहिए, तो वो रिफ्यूज़ी सीख करते हैं। क्यों ऐसा वो पर्सन करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके क्यों रिफ्यूज़ी सीख करते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में या तो कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस या किसी भी तरह का परसिक्यूशन हो रहा है, होता है, इस वजह से। और अगर ये उनका एप्लीकेशन, जो असाइलम सीकर हैं वो मतलब एक तरह से असाइलम मांगते हैं रहने के लिए, कि हाँ अगर उनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो उस कंट्री के लिए क्या कहलाते हैं, वो उस कंट्री के लिए रिफ्यूज़ी कहलाते हैं, ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये असाइलम सीकर क्या होता है और रिफ्यूज़ी क्या होती है। रिफ्यूज़ी का हिंदी में मतलब होता है शरणार्थियाँ, ठीक। शरणार्थी मतलब जो दूसरे कंट्री में शरण मांगे, जो ये कहे कि हाँ मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए रहने के लिए, खाने के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि मेरी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें
सही नहीं चल रही हैं, पॉलिटिकल भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस रीजन हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है कि अत्याचार हो रहे हैं उनके कंट्री में, इस वजह से वहाँ के लोग दूसरे कंट्री में शरण मांगते हैं, रहने के लिए भीख मांगते हैं, ठीक। सो असाइलम सीकर, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ अब क्या इनिशिएटिव लिया गया इस माइग्रेशन इशू को या रिफ्यूजी इशू को एड्रेस करने के लिए। सो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो किस लिए थी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए थी, ठीक। सो जैसे कि ह्यूमन राइट्स के लिए यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स साइन किया गया, उसी तरह रिफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज़ी एक एजेंसी बनाई गई जो कि ये रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करती थी। ये यूएन एजेंसी क्या करती थी, जो भी रिफ्यूजीज़ थे जो दूसरी कंट्री से आए थे, जो शरणार्थी थे, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एड प्रोवाइड करना, फोर्सफुली जो डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके इश्यूज़ का एड्रेस करना, स्टेटलेस पीपल जिनके कोई स्टेट नहीं है, जिस लोगों के पास, वहाँ के लोगों को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हेल्प करता था टू असिस्ट इन देयर वॉलंटरी रिपैट्रिएशन मतलब अपनी कंट्री में दोबारा उन्हें शरण देना, उन्हें दोबारा उस कंट्री में भेजना सही से वहाँ पे, ताकि उनके साथ अत्याचार ना हो सके, लोकल इंटीग्रेशन, रीसेटलमेंट इन अ थर्ड कंट्री। सो ये सारे यूएन एजेंसी के काम थे। अब ये कब क्रिएट हुई, 1950 में, टू एड्रेस द रिफ्यूजी क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो यूएनएचसीआर था, ये किस वजह से क्रिएट हुआ, ये 1950 में क्रिएट हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद बहुत सारे रिफ्यूजी इश्यूज़, मतलब रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, तो उस को एड्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी का क्रिएशन हुआ 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जून को। 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन भी एक साइन किया गया और 1961 में रिफ्यूजी कन्वेंशन प्रोटोकॉल भी साइन हुआ जो कि रिफ्यूज़ी के अधिकारों के लिए था, ठीक है। सो 1951 में रिफ्यूज़ी कन्वेंशन, 1967 में प्रोटोकॉल टू रिफ्यूज़ी कन्वेंशन। लेकिन जो इंडिया है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। 2/3 ऑफ द रिफ्यूज़ी बिलोंग टू, अब ये जो रिफ्यूज़ी हैं, ये जो असाइलम सीकर थे, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से बिलोंग करते थे, वो सीरिया, अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में क्या था, तालिबान का रूल था, तो वहाँ पे भी लोग बहुत तालिबान अत्याचार करता था, तो वहाँ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में असाइलम सीख करते थे और रिफ्यूज़ी बनते थे। सीरिया में भी बहुत सारा ISIS का अत्याचार चलता था, सूडान, म्यांमार एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आया, ठीक है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, 19 सितंबर 2016 में, ठीक है। ये किस लिए था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी रिजाइन टू प्रोटेक्ट द रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, को प्रोटेक्ट करने के लिए था। रिजल्टेड इन अडॉप्शन ऑफ 2 न्यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट। 2018 में 2 चीज़ें, एक तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी एंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। तो ये 2 पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करता था। ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स था, ये रिफ्यूजी इश्यूज़ पे एड्रेस करता था, और जो माइग्रेशन जो है वो सेफ़ हो सके, ऑर्डरली मैनर में हो सके, रेगुलर हो सके, इस चीज़ पे भी फोकस करता था। इसने साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पांस फ्रेमवर्क को भी सेट आउट किया था, जो किस लिए था, ये जो CRRF था, कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पांस फ्रेमवर्क, ये किस लिए था, टू सपोर्ट द कंट्रीज़ दैट होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़। जैसे जिस कंट्री में, जैसे जब बांग्लादेश वॉर हुआ तो वहाँ से बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में भी रिफ्यूजी लेने आए, ठीक है। तो ये जो कंट्री रिफ्यूजीज़ को होल्ड करती है, उस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पांस फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट किया गया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के थ्रू। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है फॉर माइग्रेशन, IOM, जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1951 में। देखिए
जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद 1950 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जो कि किस लिए था, वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद के जो रेफ्यूजीज इश्यूज़ थे उसको एड्रेस करने के लिए था। और उसी के एक साल बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई फॉर माइग्रेशन। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में था, जो कि यूनाइटेड नेशन के ही अंडर में वर्क करती थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब इसका एम क्या था, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड माइग्रेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट या माइग्रेंट थे जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट करना चाहते थे, उनको एक प्रॉपर सर्विसेज और एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो सही तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में माइग्रेट कर सके, ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम था। ठीक, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 दिसंबर को। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था एक और डे हम लोगों ने देखा था, रिफ्यूज़ी डे, वर्ल्ड रिफ्यूज़ी डे, तो वो 20 जून में, और माइग्रेशन जो डे है वो किस दिन होता है, इंटरनेशनल 18 दिसंबर में। क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, ये 4 ब्रॉड एरियाज़ पे वर्क करती है। एक तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट को हैंडल करती है, फिर माइग्रेशन को फैसिलिटेट कराने में, माइग्रेशन को रेगुलेट कराने में, और जो फोर्स्ड माइग्रेशन मतलब किसी कंट्री से दूसरी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मान लो लोगों को अत्याचार हुए रहे, इसकी वजह से उसे माइग्रेट कराना पड़ रहा है, फोर्स माइग्रेशन है, तो उस इशू को भी एड्रेस करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है IOM, इसका काम क्या है, ये 4 ब्रॉड एरियाज़ पे वर्क करती है, माइग्रेशन और डेवलपमेंट में, माइग्रेशन को फैसिलिटेट कराने के लिए, माइग्रेशन को रेगुलेट कराने के लिए, और फोर्स माइग्रेशन को एड्रेस करने के लिए। अब ये जो एक डेटा है, दिस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कभी किसी आंसर में भी कहीं अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज ऑफ अगर 2021 हम देखें तो 173 नेशन स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, और 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट था 1991 तक, फिर उसके बाद 2008 में ये मेंबर स्टेट भी बन गया। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया इसका एक मेंबर स्टेट है। फिर वर्ल्ड माइग्रेशन एक रिपोर्ट आई 2024 की, ये करंट रिपोर्ट थी, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, जिसमें कि ये देखा गया कि इंडिया सबसे टॉप कंट्री है जो रेमिटेंस रिसीव करती है। मतलब कितना रेमिटेंस रिसीव करती है, $111 बिलियन 2022 में, US डॉलर। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिको आता है, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और फ्रांस। ये आई होप, और इंडिया जो है वो टॉप ओरिजिन कंट्री भी है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। ठीक है, जिसमें कि इतने सारे इमाइग्रेंट्स हैं। तो आपको ये जो इंडिया की पोजीशन है ये अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या है पोजीशन। ठीक है, रेमिटेंस रिसीव करने में भी ये टॉप है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है कि कुछ जो लोग बाहर रह रहे हैं वो मनी सेंड करते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, सो सपोज़ इंडिया के इंडियंस जो हैं वो, बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में वर्क करने गए हैं, फॉर एग्जांपल US, कनाडा, थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह फैले हैं इंडियंस। तो इंडियंस वहाँ पे कमाते हैं और रेमिटेंस अपनी कंट्री में भेजते हैं। तो इसलिए जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में ये देखा गया कि इंडिया सबसे टॉप कंट्री है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करती है। इसका मतलब ये भी होता है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं बहुत दूर दूर तक, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, कुछ लोग सेटल भी हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे कि क्या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए क्या वर्ल्ड इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या डिफरेंट ट्रीटीज़ या कन्वेंशन बनाए गए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के साथ साथ जो है ये यूनिट नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब हम लोग जो है यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पैरेलली यूनिट 2 भी कंप्लीट होगी। सो आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.